हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो आज हमारा टॉपिक है वो है भारत पर ईरानी आक्रमण, भारत पे पारसी या ईरानी आक्रमण, ईरानियन इन्वेशन ऑन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपने क्या देखा था कि कैसे 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर के आता है, जो कि बिहार में मुख्य रूप से था मगध। ओके, लेकिन आपने ये भी देखा कि कैसे कैसे मगध ने अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और धीरे धीरे उत्तर भारत में पूरा अपना विस्तार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अगर देखें तो विदेशी शक्तियों का आक्रमण भी होने लगा था। इसमें जिस विदेशी शक्ति का पहले आक्रमण होता है वे क्या थे? ईरानी थे। ओके, देखिए आपको ये पता है अब यहीं पे क्यों, मतलब पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही क्यों, जितने भी आक्रमण हुए, ठीक है, जो भी आक्रमण हुए थे वे सब क्या थे? पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही हुए थे। रीज़न क्या था? अगर आप देखोगे, देखिए भारत के अगर आप पूर्वी हिस्से पे देखें तो इधर तो पूरा हिमालय ही है, और अगर आप साउथ साइड देखें तो पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर है। ठीक है, तो उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वहाँ से आक्रमण कर सके, कोई बाहरी शक्ति वहाँ से आक्रमण कर सके। उस समय वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना नेवी वगैरह कोई भी ऐसे शक्ति तो थी नहीं, और हिमालय को भी पार करना बहुत कठिन था। तो ना इतनी पावर थी कि हिमालय को पार करके कोई बाहरी शक्ति आ सके या समुद्र को पार करके आ सके। ठीक है, तो यही एक मार्ग बचता था जहाँ से पश्चिमोत्तर वाला, जहाँ से बाहरी शक्ति आक्रमण कर सकती थी। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते, भारत पर पारसी ईरानी आक्रमण का क्या है। देखिए, भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण जैसे कि मैंने बोला ईरानियों के द्वारा किया गया था, जो कि हकामनी वंश के थे। किस वंश के थे? हकामनी वंश के थे। इनकी राजधानी जो थी वो क्या थी? पर्सपोलिस थी। हकामनी वंश के जो थे उनकी राजधानी क्या थी? पर्सपोलिस थी। इस वंश का जो संस्थापक था वो साइरस या कुरुस के नाम से भी आप बोल सकते हो। तो साइरस या कुरुस भी लिख के आता है था, जो कि 558 से 530 ईसा पूर्व में रहता है। यूनानी लेखक हेरोडोटस, एरियन, स्ट्रैबो के अनुसार इसने भारत पे आक्रमण किया था लेकिन असफल रहा। जो यूनानी लेखक हेरोडोटस, एरियन, स्ट्रैबो है, तो उन्होंने ये बोला था कि साइरस ने भी भारत पे आक्रमण किया था लेकिन उसका आक्रमण जो रहता है वो असफल रहता है। कुरुस के उत्तराधिकारियों में जो प्रमुख होता है वो होता है डेरियस प्रथम, या जिसे कहीं कहीं दारावह्यु करके भी लिखा रहता है। ठीक है, डेरियस प्रथम या दारावह्यु 522 से 480 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। इसने भारत पे प्रथम सफल आक्रमण किया था। पहले जो आक्रमण किया वो किसने बोला? साइरस ने किया था। ठीक है, लेकिन वो असफल रहता। सफल आक्रमण किसने किया था? तो डेरियस प्रथम ने किया था। इसने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पे राजनीतिक फूट का फ़ायदा उठाया, क्योंकि छोटे छोटे वहाँ पे राजा थे तो आपसी मतभेद रहता था। तो उसी का उत्तर पश्चिम सीमा पे जो राजनीतिक फूट थी उसका फ़ायदा उठाया। 518 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्रों को जीत के ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। क्षत्रपी मीन्स प्रांता। ठीक है, सिंधु जो वहाँ इधर का इलाका है, ठीक है, गंधार तक्षशिला के इधर के सिंधु नदी के साइड का जो इलाका है उसको जीता और उसे अपना 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि इनके कुल 23 प्रांत थे जिसमें ये 20वां प्रांत था। तो इसमें से इन्होंने सबसे पहले जिसे जीता था वो गांधार था। किसे जीता था? गांधार को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, और गांधार की कैपिटल की बात करें तो कौन? तक्षशिला थी। 20वां जो क्षत्रपी, मतलब तो सिंधु नदी के साइड का जो इन्होंने जीता था वो ईरान का सबसे अधिक आबादी और उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, ईरान को यहाँ से, इस क्षेत्र से 360 टैलेंट, जो ईरान की मुद्रा या बोले उसकी भार या माप, जो भी बोल सकते हो, टैलेंट था, ईरान की मुद्रा थी या उसकी भार या माप, इतना उन्हें सोना प्राप्त हुआ था। ठीक है, ईरानी मुद्रा के रूप में। तो 360 टैलेंट बोला गया था कि सोना प्राप्त हुआ था। आगे आते हैं। डेरियस प्रथम के इस अभियान की सफलता का जो उल्लेख है उसके बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेखों में मिलता है। जो डेरियस प्रथम ने जो सफलता, ये प्रथम सफल आक्रमण किया था, तो उसका जो उल्लेख मिलता है बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, डेरियस प्रथम के बाद जो आते हैं वो खर्सियार्स या जरकिस थे। उन्होंने भी
जो इसके जीते हुए भारतीय प्रदेश थे उस पर अधिकार किया था। डेरियस प्रथम के बाद खरसियार जरकिस ने जीते गए भारतीय प्रदेशों पे अधिकार को बनाए रखा था। ठीक है, जैसे उन्होंने जीता था, मतलब आगे ये आते हैं तो क्या है, खरसियार से जरकिस आते हैं। आगे देखिए, इसके बाद भारत में प्रांतीय शासन का सूत्रपात होता है। तो प्रांतों को क्षत्रपी बोला गया, प्रांत को क्या बोला गया, क्षत्रपी बोला गया, उस पर शासन करने वाले को क्षत्रप बोला गया। ठीक है, यही जो क्षत्रप प्रणाली उसका प्रयोग बाद में शक और कुषाणों ने किया था। इस जो ये क्षत्रप प्रणाली है ईरानों की, उसका बाद में युशक और कुषाणों ने किया था, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आगे आते हैं। डेरियस थर्ड को देखिए, डेरियस के बाद बीच में कई उत्तराधिकारी आते हैं जो खरसियार जरकिस है। तो ये जो उत्तराधिकारी कोई खास फेमस नहीं होते हैं। तो जो फेमस आता है वो होता है डेरियस थर्ड। ठीक है, तो डेरियस थर्ड को 330 ईसा पूर्व में गौगामेला अरबेला गौगामेला आज के इराक का जो कुर्दिस्तान का एरिया पड़ता है वो है, आज के इराक का जो कुर्दिस्तान का एरिया है वो अरबेला या ऐसा बोला जाता है गौगामेला था। तो अरबेला या गौगामेला के युद्ध में यूनानी शासक सिकंदर, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ने परास्त किया था। डेरियस थर्ड को 330 ईसा पूर्व में गौगामेला या अरबेला के युद्ध में यूनानी शासक सिकंदर ने परास्त किया था। इसी के साथ भारत में ईरानी शक्ति समाप्त हो जाती है। ओके, और फिर जो ईरानी राजा थे उन्होंने महाराजा धीराज, परम दैवत और परम भागवत जैसी उपाधियों को ग्रहण किया था। आगे आते हैं। देखिए, भारत पे ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या होते हैं। आर्मेयिक लिपि का विकास होता है। ठीक है, तो इस आर्मेयिक लिपि के विकास के बाद ही खरोश लिपि निकली थी। इसी से बाद में खरोश लिपि निकली थी, जो कि अरबी लिपि की तरह दाएं से बाएं में लिखी जाती है। ठीक है, अरमाइक लिपि का विकास होता है, इसी के बाद में इसी से खरोश लिपि का विकास होता है, इसी से खरोश लिपि निकलती है, जो कि अरबी लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी प्रचार होता है। देखिए, मौर्य काल में दंड के रूप में जो सर घुटवाने की प्रथा होती है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, और स्त्रियों की जो रक्षा करने के लिए नियुक्ति करी जाती थी, जो रक्षकों की। मंत्रियों के कक्ष में हर समय जो अग्नि जलाए रखने बाद जो द्वार के बाहर जो अग्नि जलाई जाती थी, तो मंत्रियों के कक्ष में हर समय जो अग्नि प्रज्वलित रहने आदि की जो व्यवस्था थी वो ईरानियों से ही ग्रहण करी गई थी। मौर्य काल में दंड के रूप में सर गुठवाने की प्रथा, स्त्रियों के रक्षकों की नियुक्ति, मंत्रियों के कक्ष में हर समय अग्नि के प्रज्वलित रहने की आदि की जो व्यवस्था है वो ईरानियों से ही ग्रहण की गई थी। ठीक है, तो ईरान में इतना ही हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद भारत पे यूनानी आक्रमण को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।